हिंद साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा इतिहास में चल रहा है वो चल रहा है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, तो हमने जो पिछली क्लास में कवर किया था वो क्या था, हमने अशोक के बारे में कुछ बातें हमने कवर की थी अपनी पिछली क्लास में। तो देखिए उसी कड़ी में हम अब आगे चलेंगे। अशोक के बारे में जो हमने कवर किया था वो क्या था कि अशोक का जो शासन काल है वो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक, उसकी पत्नियों के बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, और उसके जो शिलालेख थे वो जो है मतलब शिलालेखों को जो जनक किसको कहा गया था, अशोक को कहा गया था। आगे क्या है, उसने एक नगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी ली थी। फिर उसने जो जितने भी युद्ध किए हैं युद्ध के बारे में जानकारी ली थी। बौद्ध धर्म उसने किस तरीके से अपनाया है, जो अशोक के धम्म है उसके बारे में जानकारी ली थी। जो अशोक के धम्म उसको क्या कहा गया है, उसने धम्मों में जो अशोक के धम्म है उसमें उसने क्या बताया गया अपने धम्मों में। ठीक है, उसमें उसने क्या बताया उसके बारे में जानकारी ली थी। और आगे देखिए, आगे हमने क्या लिया पढ़ा था, आगे पढ़ा था अशोक और जो बौद्ध धर्म था उसके बीच में जो है क्या किस तरीके का संबंध था दोनों के बीच में, उस सब के बारे में हमने जानकारी ली थी अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी अभी नए जो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर उनसे कहना चाहूंगा कि जो भी मैं पिछली क्लास की वीडियो है वो आपको इस क्लास में जो है पिछली क्लास की वीडियो का जो लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आपको अगर पिछली क्लास देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पिछली क्लास का इस क्लास के। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप मेरी सारी पिछली क्लास देख सकते हैं। और लास्ट में भी जाकर के जो मेरी प्लेलिस्ट है वहां से आप जो जाकर के देख सकते हैं। हर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है, तो वहां से आप जाकर के सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं जो शुरू से जितने भी लेक्चर जो है अपडेट किए गए हैं, अपलोड किए गए। ठीक है, तो देखिए आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है जो अशोक था, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अपने यहाँ से लोग बाहर भेजे थे, यानी कि अब तक जो बौद्ध धर्म चल रहा था वो चल रहा था हमारे भारत में ही। ठीक है, अब अशोक के टाइम के बाद क्या होता है कि अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करता है, कुछ लोगों को बाहर भेजता है, विदेश में भेजता है, जिससे कि दूसरे देशों में भी क्या होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो देखिए हम हेडिंग डालेंगे अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। क्या है हेडिंग हमारे पास, अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले इसने जो है किसको भेजा था। तो देखिए हम एक साइड में डाल लेते धर्म प्रचारक और धर्म प्रचारकों के नाम, और एक साइड में डाल लेते उनके क्षेत्र। तो देखिए इधर डाल लेते हैं धर्म प्रचारक, क्या धर्म प्रचारक, और इधर डालेंगे क्षेत्र की किस क्षेत्र में वो लोग गए थे, कहां कहां पर गए, किस किस देश में कौन सा धर्म प्रचारक गया है। तो देखिए सबसे पहले जो बात आती है, सबसे पहले नंबर पर आता है इनका पुत्र और पुत्री। पुत्र और पुत्री आते हैं सबसे पहले नंबर पे, जिसका पुत्र का नाम था इनके महेंद्र, व पुत्री का नाम था संघमित्रा। महेंद्र व संघमित्रा ये गए थे श्रीलंका में। कहां गए थे ये, इनको भेजा गया था श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद नाम आता है मध्यंतिक। दूसरे नंबर पर नाम आता है मध्यंतिक। मध्यंतिक जो गए थे वो गए थे कश्मीर तथा कांधार। कश्मीर व कांधार में। कहा गए थे मध्यंतिक, कश्मीर व कांधार में। तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है सोन व उत्तरा का। सोन व उत्तरा तीसरे नंबर पर नाम आता है, और ये गए थे कहा
दक्षिण भारत में इनको भेजा गया था। स्वर्ण देश भी इसको बोलते हैं, स्वर्ण देश यानी कि दक्षिण भारत में इनको भेजा गया था। किसको? सोन व उत्तरा को कहां भेजा गया था? दक्षिण भारत में भेजा गया था। और नंबर 4 पे आते हैं हमारे महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित इनको कहां भेजा गया था? इनको भेजा गया था पश्चिम एशिया में। कहां पर? पश्चिम एशिया यानी कि ईरान और इराक वाले क्षेत्र में। कहा? ईरान में इराक के क्षेत्र में। ईरान व इराक किसको? महाधर्म रक्षित को भेजा गया था वहां पर। उसके बाद आगे देखते हैं, नंबर 5 पर आते हैं हमारे रक्षित। देखिए दोनों नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक महाधर्म रक्षित और एक रक्षित। रक्षित को कहां भेजा गया था? रक्षित को भेजा गया था वन देश। कहां भेजा गया था रक्षित को? वन देश में भेजा गया था रक्षित को। उसके बाद अगला अगर नाम आता है तो अगला नाम आता है महादेव का। अगला नाम आता है हमारे पास महादेव का। महादेव को भेजा गया था मैसूर में। महादेव को कहां भेजा गया था? मैसूर में। और उसके बाद जो नाम आता है अगला वो आता है मध्यम का। अगला नाम आता है हमारे पास मध्यम का। और मध्यम को जो भेजा गया था वो भेजा गया था कहां? हिमालय पर, या फिर हिमालय के साइड में जितने भी जो देश थे, हिमालय से मिलते हुए जितने भी जो क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों में किसको भेजा गया था? मध्यम को। तो देखिए ये सारे लोग थे जिनको की जो है अपने देश से बाहर यानी कि दूसरे देश में क्या करा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। किसने? अशोक ने। ठीक है। जो सबसे मेन है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अगर हम मान सकते तो इम्पोर्टेंट है उनका पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। तो इन दोनों को तो जरूर से जरूर याद रख लेना। ठीक है। तो ये थी बात, जो भी भेजे थे अशोक ने, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जितने भी लोग भेजे थे उनके बारे में ये थी बात सारी। जितने भी लोग गए थे सबके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। क्योंकि देखिए अभिलेखों का जो जनक कहा गया है वो किसको कहा गया है? अशोक को ही अभिलेखों का जनक कहा गया है। ठीक है। अशोक को ही क्या कहा गया है? अभिलेखों का जनक। तो देखिए हेडिंग डालेंगे अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। देखिए अशोक के अभिलेख थे। एक इनमें क्या बात थी? इन अभिलेखों में क्या बताया गया था या फिर क्या थे ये, किस तरीके से इनके बारे में क्या है क्या नहीं। देखिए बस इतना तो पता है कि अभिलेख है, ये नहीं पता क्या है क्या नहीं, किस तरीके से क्या है इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात क्या, अभिलेख जो थे, इन अभिलेखों में क्या था? इनमें कुछ लिखा हुआ था अभिलेखों में। ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े थे, शिलालेख भी इनको कहा जाता है। ये जो पत्थरों पर लिखे गए अभिलेख थे कुछ, जिनको शिलालेख कहा जाता है। कुछ स्तंभों पर लिखे गए थे, कुछ लघु स्तंभों पर लिखे गए थे। ठीक है। तो काफी सारे इसके अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पर अभिलेख के बारे में हम जो जानकारी पढ़ लेंगे। देखिए इसके जो अभिलेखों से जानकारी मिलती है, अशोक का जो इतिहास था उसके सारे के बारे में जानकारी मिलती है। कहां से? इसके अभिलेखों से ही जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। अशोक के इतिहास के बारे में, जितना भी अशोक का जो है समय रहा है, उस सारे के बारे में का अशोक के अभिलेखों से ही जानकारी मिलती है। ठीक है। तो देखिए इनकी जो खोज, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके अभिलेख थे उनकी खोज किसने की थी, और अभिलेखों को जो पढ़ने में जो सफलता पाई थी वो किसने सबसे पहले पाई थी। ठीक है। तो जो खोज की थी अभिलेखों की, खोज की थी फैन टेलर नामक एक जो है इतिहासकार हुए हैं। फैन टेलर, इन्होंने क्या की थी? अभिलेखों की खोज की थी। किसके? अशोक के। इन्होंने ये तो पता लगा लेते हाँ यार अभिलेख हैं,
ठीक है, पर पढ़ने में ये भी सक्षम नहीं हो पाए थे। अब देखिए पहली बार जो पढ़ा था, ठीक है, पहली बार पढ़ा किसने था अशोक के अभिलेखों को? वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप्स नाम के एक जो है विद्वान हुए हैं, जेम्स प्रिंसेप्स। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप्स, ठीक है, कौन? जेम्स प्रिंसेप हैं, जिन्होंने की क्या पढ़ा? सबसे पहली बार अशोक के अभिलेख पढ़े थे। कब? 1837 ईस्वी में। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख। और खोज किसने की थी? खोज की थी फैन टेलर ने, ठीक है। तो देखिए दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अब आगे बात करते हैं हम, जो इसके जो अभिलेख हैं वो किस किस भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम दो इसके अभिलेख हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है शाहबाजगढ़ी। वह मानसहेरा। देखिए शाहबाजगढ़ी या मानसहेरा ये कहां पर पड़ता है? हमारा पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में पड़ने वाले दोनों क्षेत्र हैं। तो ये जो लिखे गए थे, ये जो शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा के जो अभिलेख थे, ये जो लिखे गए थे, इनकी जो भाषा थी वो थी खरोष्ठी लिपि। इनकी भाषा कौन सी थी या फिर इनकी लिपि कौन सी थी? लिपि थी इनकी खरोष्ठी, ठीक है। इनकी लिपि थी खरोष्ठी। उसके बाद अगली बात करते हैं, तो आगे आते हैं हमारे पास तक्षशिला व लघुमान। तक्षशिला व लघुमान ये पड़ते हैं हमारे अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगान में, या फिर अफगानिस्तान इसको कर सकते हैं हम। अफगानिस्तान भी हमारे पढ़ते हैं। इनकी जो लिपि थी, इनकी जो लिपि थी वो थी हमारी अरामाइक लिपि। इनकी जो लिपि थी वो थी अरामाइक लिपि, ठीक है। अब आगे बात आती है, ये जो चार थे, पहले शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा, ये दोनों जो शिलालेख थे वो कौन सी लिपि में थे? हमारी खरोष्ठी लिपि में थे। उसके बाद तक्षशिला और लघुमान जो थे हमारे, वो किस में थे? अरामाइक लिपि में। देखिए अरामाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये दोनों में क्या होगा? हमारे चार आगे। इसके अलावा जितने भी हमारे आते हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे जो शिलालेख हैं जो आते हैं, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? बाकी के अलग के जितने भी हैं, इनके अलावा, यानी कि इन चारों के अलावा अन्य सभी शिलालेख लघु शिलालेख स्तंभ लेख, बाकी जितने भी हैं वो सभी जो है किस लिपि में लिखे हुए हैं? सभी अन्य सभी आदि। इन और बाकी देखिए चार की, शाहबाजगढ़ी और मानेसरा की जो लिपि है वो खरोष्ठी। तक्षशिला लघुमान की जो लिपि है वो क्या? अरामाइक। इसके अलावा जितने भी आते हैं उनकी लिपि क्या थी? उनकी लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि। उनकी लिपि क्या थी? हमारी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। बाकी जितने भी जो है हमारे शिलालेख लिखे गए हैं वो लिखे गए हमारे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो ये बात रही हमारी जो भी शिलालेख थे
उनकी सबसे पहले खोज किसने की थी? फैन टेलर ने की थी। पहली बार पढ़ने में जो सफलता पाई थी किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने जो सफलता पाई थी 1837 ईस्वी में। उसके बाद शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये जो दो शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। तक्षशिला व लघुमान जो लिखे हुए हैं वो किसमें? अरामाइक लिपि में लिखे हुए हैं। इन चारों के अलावा जितने भी हमारे पास शिलालेख है, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, जितने भी हमारे पास लेख हैं या शिलालेख है, लघु शिलालेख है, वो सारे किसमें? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात रही उसकी जो है शिलालेखों के बारे में। अब देखिए जो शिलालेखों के स्थान हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए शिलालेखों के स्थान, क्या है? शिलालेखों के स्थान। पहला नाम आता है शाहबाजगढ़ी का। पहला नाम आता है शाहबाजगढ़ी। देखिए शाहबाजगढ़ी जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के भी किस क्षेत्र में? पेशावर प्रांत में। कहां पर? पेशावर प्रांत, पाकिस्तान। उसके बाद नाम आता मानसेरा का। मानसेरा भी कहां पड़ता हमारा? पाकिस्तान में पड़ता है। और जो स्थान का नाम है, क्षेत्र का नाम, वो है हजारा। हजारा पाकिस्तान का एक प्रांत है ये भी। उसके बाद अगला आता है हमारा कालसी। अगला आता है हमारा कालसी। ये पड़ता है हमारे भारत में। भारत में कहा? देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, ये दो शिलालेख ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर अभी तक जो है देखने के लिए मिलते हैं। और बाकी जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे भारत के ही हैं। ये क्या है? हमारा जो कालसी है वो कहाँ का है? हमारा देहरादून का है। देहरादून में भी, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। अगला देखते हैं। अगला आता है हमारे पास गिरनाट। इसको गिरनाट भी कहते हैं, फिर गिरनार भी कहते हैं। ठीक है, गिरनार है, गिरनाट, दोनों में से कुछ भी नाम ले लेते हैं इसको। ये कहां से है? ये हमारा कठियावाड़। कठियावाड़ गुजरात। कठियावाड़ जो क्षेत्र है हमारा कहाँ का है? गुजरात का। अगला आता है हमारे पास धौली। क्या आता है? धौली। धौली जो है हमारा वो पड़ता है हमारा पुरी में। और पुरी कहाँ पड़ता है? हमारा उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा के पुरी में। कौन सा शिलालेख? धौली शिलालेख। ठीक है, धौली एक स्थान है जहां जो कि पड़ता है पुरी में। और पुरी कहाँ? पुरी शहर कहां पर पड़ता है? हमारा उड़ीसा में। ठीक है, अगला आता है हमारे पास जोंगड़। देखिए जोगढ़ जो पड़ता है हमारा गंजाम। गंजाम का हमारा उड़ीसा में है। गंजाम शहर भी कहाँ? हमारा उड़ीसा में है। अगला आता है हमारा नंबर 7 थेरागुड़ी। थेरागुड़ी। ये थेरागुड़ी जो पड़ता है हमारा, वो पड़ता है हमारा करनूल में। कहां पर? करनूल में। करनूल जो पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 7 ये हो गए। एक बचा है भी हमारा जो नंबर 8 पर आता है। नंबर 8 जो है हमारा वो है चोपड़ा।
क्या है, चोपड़ा। और ये कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है थाने में। और थाने को तो आप सभी लोग जानते होंगे कहाँ पर पड़ता है। थाने जो शहर है वो कहाँ का है हमारा, महाराष्ट्र राज्य का हमारा शहर है थाने। ठीक है, तो देखिए ये 8 स्थान है जहां से हमें क्या मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख और भी है, पर ये स्थान कौन से 8 स्थान ऐसे हैं जहां से कि उसके शिलालेख, जो शिला पर यानी पत्थरों पर जो लिखे गए लेख हैं, वो इन 8 स्थानों से क्या मिलते हैं, हमें मिलते हैं। पहला कौन सा हमारा, शाहबाजगढ़ी। दूसरा मानसेरा। तीसरा कालसी, देहरादून उत्तराखंड। गिरनार कठियावाड़ गुजरात। धौली पुरी उड़ीसा में पड़ता है ये। डोंगड़ गंजाम उड़ीसा में पड़ता है ये। थेरागुड़ी करनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और लास्ट हमारा सोपरा, जो कि हमारा थाने में पड़ता है। कहाँ, महाराष्ट्र में। थाने शहर कहाँ पर है हमारा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये जो शुरू के दो हैं ये कहाँ हमारे भारत से बाहर हैं, जो कि दोनों पाकिस्तान में है। कौन सा, शाहबाजगढ़ और मानेसरा क्षेत्र के यानी कि पेशावर प्रांत और हजारा। ठीक है, तो ये थे हमारे जो शिलालेखों के स्थान थे वो। अब देखिए हम पढ़ते हैं अशोक के जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं। जो हम मुख्य शिलालेख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे जो हमें शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है, शिलालेख तो काफी सारे हैं, पर यहाँ जो शिलालेखों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है 14। यानी कि वो शिलालेख यहाँ पर बताए गए हैं जिनको कि लोग, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो पढ़ पाने में क्या हुए, सक्षम हुए हैं। तो ठीक है, अशोक के जो शिलालेखों की संख्या जो अभिलेखों के शिलालेखों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है कितनी, 14। तो लिखेंगे अशोक के शिलालेखों की संख्या हमारे पास कुल कितनी, 14 संख्या है। जो कि अभी हमें है तो काफी सारे। ठीक है, काफी सारे शिलालेख हैं, पर जो जिनको पढ़ पाए हैं, जिनके बारे में हम जानकारी जुटा पाए हैं, वो कितने हमारे पास 14 ही शिलालेख हैं। ठीक है, उनमें से कुछ शिलालेखों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, 14 के 14 के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ शिलालेखों के बारे में, जो मुख्य शिलालेख है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला शिलालेख है हमारा, ये प्रथम शिलालेख या अभिलेख बोलेंगे। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है पशु बलि की निंदा। इसमें क्या करेगी, पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा, उनसे पहले अभिलेख में ही पशु बलि की क्या की गई है, निंदा की गई है। इसके बाद बात आती है हमारी दूसरे अभिलेख की। दूसरा शिलालेख, अभिलेख शिलालेख बात एक ही होती है। ठीक है, दूसरे में क्या, पशु व मनुष्य के लिए क्या चिकित्सालय की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, मानव व पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था। ठीक है, मानव व पशु के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था। बात आती है अब हमारा इससे जो अगला शिलालेख है, जो हमारा मुख्य शिलालेख है अगला, वो है चौथा। चौथा अभिलेख। चौथे अभिलेख में जो बात कही गई है वो किसकी बात की है, धम्म की घोषणा। धम्म की घोषणा। देखिए धम्म क्या है, धम्म जो कहा गया है वो कहा गया है जो भी इसने जनता के हित के बारे में बातें कही हैं अशोक ने, जो भी बातें अशोक ने जनता के हित के बारे में कही हैं, उनको क्या गया, अशोक के धम्म कहा गया है। ठीक है, तो धम्म की घोषणा किसमें की गई है, इसके चौथे शिलालेख में धम्म की घोषणा की गई है। अब पढ़ते हैं हम, अगर इसका जो अगला मुख्य शिलालेख है वो है सातवां। सातवां अभिलेख
सातवें अभिलेख में क्या है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है इसमें। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। और देखिए इसके बारे में एक बात और है, ये जो सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, सातवां अभिलेख क्या है, सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, सातवां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। उसके बाद आता है नंबर 11वां, 11वां अभिलेख। ठीक है, देखिए 11वें अभिलेख में क्या है, इसने धम्म की व्याख्या की है। 11 देखिए धम्म की जो घोषणा की गई वो कौन से पे की गई, चौथे अभिलेख में धम्म की घोषणा। और 11वें में क्या की गई, धम्म की व्याख्या, उसको जो है विस्तार से समझाया गया है। कौन से, 11वें अभिलेख में। और देखिए सबसे लास्ट में जो आता है हमारे पास, जो हमारा मुख्य अभिलेख है, वो आता है हमारा 13वां अभिलेख। क्या है, 13वां अभिलेख। ठीक है, ये कौन सा आता है हमारा सबसे लास्ट का। इस अभिलेख में क्या है, इस अभिलेख में बताया गया है उसके जो कलिंग युद्ध था उसका वर्णन और उसके हृदय परिवर्तन के बारे में। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है हमें कलिंग युद्ध के बारे में, वह सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए ये थे इसके कुछ मुख्य शिलालेख। जो कुल शिलालेख थे वो थे हमारे पास कितने, 14। 14 कुल शिलालेखों में से कुछ मुख्य शिलालेख हैं कि कौन सा, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में क्या है, मानव पशु के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। चौथे शिलालेख में क्या है, धम्म की घोषणा की गई है। उसके बाद सातवें शिलालेख में क्या है, जो अशोक की यात्राएं हैं। ठीक है, जो अशोक ने यात्राएं की हैं, जितनी भी यात्राएं इसने की हैं उन सभी यात्राओं का उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख क्या हमारा सबसे बड़ा शिलालेख भी है। उसके बाद बात आती है हमारे 11वें अभिलेख की। 11वें अभिलेख में क्या की, जो धम्म की घोषणा किसमें की, चौथे अभिलेख में। उसकी व्याख्या कहाँ की गई हमारी, 11वें अभिलेख में। और उसके बाद बात आती है हमारे 13वें अभिलेख की। तो 13वें अभिलेख में क्या है, कलिंग युद्ध का, जो कलिंग का युद्ध था उसके पूरे के बारे में जो हमें वर्णन किया गया, कौन से में, 13वें अभिलेख में। और जो इसका सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था वो भी कौन से, उसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है, हमारे 13वें अभिलेख में ही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, और देखिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी अगली कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। ठीक है, और देखिए यार कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।